सुप्रभात। क्या आप देख पा रहे हो, मुझे सुन पा रहे हो? हाँ सर, हो रहा है। हाँ सर, आ रहे हैं, दिख रहे हैं। ओके सर, ठीक। फिर से सबको सुप्रभात। राजमाता अहिल्या योग केंद्र की तरफ से हमें यहाँ पे संधि दी गई है योग प्रशिक्षण देने की। मैं जयंत यशवंत विभांडिक, धुलिया से योग शिक्षक, 25 सालों से योग का कार्य कर रहा हूँ। मैं एमए योग शास्त्र में अभी मेरा हो गया है। हम आज संजीवन क्रियाएं या फिर जिसे शरीर संचलन क्रिया कहते हैं, वो क्रिया हमें सीखनी है, देखनी है और करनी है। पहले हम देखेंगे, समझेंगे और उसके साथ उसे करने का प्रयास करेंगे। यह क्रियाएं अपने जीवन में एक नया आकार, अपने शरीर को एक शक्ति देने वाली यह क्रियाएं है संजीवन क्रिया। संजीवन क्रिया जैसे नया जीवन, नई चेतना, नई शक्तियां अपने शरीर को देने वाली यह क्रियाएं हैं। यह क्रिया सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। जैसे योग में कहा जाता है कि लगभग 12 साल से ऊपर के जो व्यक्ति है वही आसनों का अभ्यास कर पाते हैं। उसी के साथ वृद्ध व्यक्ति जो है वो नहीं कर सकते आसनों का अभ्यास। पर यह जो क्रिया है, यह क्रिया सभी उम्र के लोग, सभी तरह के लोग यह क्रिया कर सकते हैं। आसान क्रियाएं हैं। अपने पैरों की उंगलियों से लेके गर्दन तक अपने शरीर के जितने भी संधियां हैं, जितने भी जॉइंट्स है, उन जॉइंट्स को हमें यहाँ पे हिलाना है। उस जॉइंट्स में जो भी गंदगी जमी हुई है, उस गंदगी को दूर हटा के वहां के हर एक जॉइंट को हमें स्वस्थ, तंदुरुस्त बनाने का प्रयास करना है। वहां पे होने वाला ब्लड सर्कुलेशन जो है वो वहां पे अच्छे से होना शुरू हो जाएगा और वहां प्राण प्रवाहित अच्छे से हो सकता है। इस क्रिया को संजीवन क्रिया, शरीर संचलन क्रिया, सूक्ष्म क्रियाएं, वात निष्कासन क्रियाएं, ऐसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो अब हम शुरू करेंगे संजीवन क्रियाएं यानी कि शरीर संचलन क्रियाएं। अपने दोनों पैरों को सामने की ओर करना है। दोनों हथेलियों को कमर के साथ में साइड में रखना है। रीढ़ की हड्डी अपनी सीधी रहेगी, ऐसा प्रयास हमें करना है। पैर सामने होंगे। पैरों की उंगलियों को आगे की ओर दबाने का प्रयास करना है और फिर से उंगलियों को पीछे की ओर खींचने का प्रयास करना है। पैरों की उंगलियों को दबाना है, पैरों की उंगलियों को पीछे की ओर खींचना है। लगभग 3 से लेके 5 बार तक यह क्रिया हम कर सकते हैं। उंगलियों को दबाना, खींचना, दबाना, खींचना, एकदम आराम से। इतनी भी क्रिया हमने की तो अपने पैरों में जो रक्त वाहिनियां हैं उनकी क्षमता बढ़ाने में यह क्रिया लाभकारी होती है। उंगलियों को दबाना है और खींचना है। इसके बाद अपने टखनों की तरफ हमें ध्यान देना है। टखनों में से पैरों के पंजों को आगे की ओर दबाने का प्रयास करना है। इस तरह से अच्छे से आगे पीछे, आगे पीछे। यह भी क्रिया 3 से 5 बार तक हमें करनी है। अब देख सकते हो आप कि जब आप टखनों में से अपने पैरों के पंजों को आगे की ओर दबा रहे हो, फिर से पीछे की ओर ले रहे हो, तो पिंडलियों में खिंचाव और तनाव हमें महसूस हो रहा है। अब जब ये पिंडलियों पे और जंघों पे तनाव और खिंचाव महसूस होगा, उसके वजह से घुटनों का दर्द जो है वो कम करने के लिए यह क्रिया लाभकारी होती है। टखनों में हम पैरों के पंजों को आगे की ओर, पीछे की ओर कर रहे हैं।
पिंडलियां और जंघाओं की मांसपेशियां, उनकी शक्ति बढ़ेगी और घुटने के दर्द में हमें राहत मिलेगी। इसके बाद टखनों में से अपने पैरों के पंजों को गोल घुमाना है एक साइड से, धीरे धीरे आराम से गोल घुमाएंगे टखनों में से पैरों के पंजों को। एड़ियों का दर्द बहुत सारे लोगों को होता है, तो एड़ियों का दर्द कम करने के लिए यह क्रिया मदद करेगी। 3 से 5 बार यह क्रिया हमें करनी है, एक साइड से और फिर दूसरे साइड से, एकदम आराम से करनी है। जितना धीरे धीरे हम यह क्रिया करेंगे उतने धीरे धीरे उसका असर अपने पूरे शरीर पे अच्छे से होगा। टखनों के संधियों के बाद हमें अपने घुटनों की तरफ आना है। पैर को घुटने में से बेंड करना है, फोल्ड करना है। हाथों से अपने पिंडलियों और जंघाओं के बीच में पकड़ लेना है पैर को और घुटने में से पैर को सीधा करना है। घुटने में से पैर को अंदर की ओर दबाना है। पैर को सीधा करेंगे, फोल्ड करेंगे, सीधा करेंगे, फोल्ड करेंगे। यहां घुटने की हलचल हो रही है, तो घुटने के दर्द को कम करने के लिए यह क्रिया बहुत लाभकारी है। घुटने में से पैर को सीधा करना है, घुटने में से पैर को बेंड करना है। 3 से 5 बार तक यह क्रिया हमें करनी है। पैर को सीधा करेंगे, फिर दूसरे पैर को घुटने में से फोल्ड करके उसे पकड़ के घुटने में से पैर को सीधा करेंगे, नीचे करेंगे। घुटने में से पैर को सीधा करना है, बेंड करना है। एकदम धीरे धीरे आराम से घुटने में से पैर को सीधा करेंगे, नीचे करेंगे। 3 से 5 बार हर एक क्रिया आराम से करनी है, ध्यान से करनी है, जिससे कि उस भाग में हमें अच्छे से उसकी जो आवश्यकता है वो हम पूरी कर सकते हैं। फिर पैर को घुटने में से फिर से फोल्ड करना है। जिस पैर को हमने पहले लिया था उस पैर को फोल्ड करेंगे, पैर को अच्छे से पकड़ना है और घुटने में से पैर को गोल घुमाना है आराम से। धीरे धीरे एक साइड से पैर को गोल घुमाएंगे। घुटने में से ही पैर को गोल घुमाना है 3 से लेके 5 बार तक। फिर यही क्रिया दोहरानी है दूसरी तरफ से। उसी पैर को दूसरे साइड से गोल घुमाना है। पैर स्ट्रेट करेंगे, फिर दूसरा पैर उसे पकड़ के उसे गोल घुमाना है। एकदम आराम से करो। जितने आराम से हम करेंगे उतना ज्यादा हम राहत पाएंगे। फिर दूसरे साइड से ठीक है। इसके बाद जहां पे अपने पैर अपने शरीर को जुड़ते हैं उस भाग के लिए हमें यह क्रिया करनी है, उस जॉइंट्स के लिए हमें यह क्रिया करेंगे। अभी पैर को घुटने में से फोल्ड करके इस तरह से अपने जंघा पे रख देना है। हाथ से अपने घुटने को पकड़ना है, घुटने यानी कि पैर को पूरी तरह से ऊपर उठाना है, पैर को नीचे दबाना है। जहां पे अपना पैर अपने शरीर को जुड़ता है उस संधि के लिए, उस जॉइंट्स के लिए यह क्रिया है। ऊपर नीचे आराम से करना है। तीन से 5 बार। फिर दूसरे साइड से पैर को अच्छे से ऊपर उठाना है, नीचे दबाना है। ऊपर उठाना है, नीचे दबाना है। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब इसके बाद दोनों पैरों के पंजों को पकड़ना, इस तरह से दबाना है। यह क्रिया लगभग सभी को पता है। बटरफ्लाई, तितली क्रिया या फिर भद्रासन क्रिया इसे कहते हैं। यह क्रिया करने की एक विधि है। अगर हम इस तरह से पैर को नजदीक लेते हैं और उसके बाद सिर्फ इसी तरह से हिला रहे हैं तो इतना असर इसका नहीं मिलेगा। इसका अगर अच्छे से हमें असर चाहिए, इस क्रिया का लाभ हमें अच्छे से लेना है, तो हमें अपने पैरों को पूरी तरह से ऊपर उठाना है और फिर पूरी तरह से अपने पैरों को नीचे की ओर दबाना है। पैरों को ऊपर उठाना है, नीचे दबाना है। तितली क्रिया या फिर बटरफ्लाई क्रिया, यह मूवमेंट इसी तरह बहुत जरूरी है। अगर हम इस तरह से सिर्फ कर रहे हैं तो इसका असर इतना नहीं मिलेगा जितना इस तरह से हम करेंगे उससे मिलने वाला है। पूरी तरह से पैरों को ऊपर उठाना है, नीचे करना है, ऊपर
नीचे। और यह क्रिया हम 10 से 20 बार तक करते हैं। ऊपर उठाएं, नीचे दबाएं, 1 ऊपर नीचे, 2 ऊपर नीचे, 3, आराम से करना है। महिलाओं के लिए यह क्रिया वरदान मानी गई है। महिलाओं के सभी समस्याओं को दूर करने के लिए यह क्रिया लाभकारी होती है। पूरी तरह से अपने पैरों के जो मांसपेशियां हैं और रक्त वाहिनियां हैं उसे अच्छे से खिंचाव इस क्रिया से मिलता है। ठीक है। पैरों के लिए कितनी क्रिया किए वो एक ध्यान में आने के लिए फिर से एक बार हम दोहराएंगे। पैरों की उंगलियों को दबाना है, खींचना है, 1। फिर दूसरी क्रिया हमने की, टखनों में से पंजों को आगे दबाना, पीछे खींचना, ये दूसरी क्रिया। टखनों में से पंजों को गोल घुमाना, तीसरी क्रिया। घुटने से पैर को सीधा करना, मोड़ना, चौथी क्रिया। घुटने में से पैर को गोल घुमाना, पांचवी क्रिया। छठी क्रिया, पैर को घुटने में से मोड़ के जंघा पे लेकर पैर को ऊपर नीचे करना, ये 6 नंबर की क्रिया है। और 7 नंबर की क्रिया बटरफ्लाई या फिर भद्रासन क्रिया। तो यह 7 क्रियाएं अपने पैरों की शक्ति बढ़ाते हैं। अगर ये 7 क्रियाएं हमने की तो 7 जन्मों तक अपने पैर अपना साथ देंगे। 7 जन्मों का हिसाब हम छोड़ें, इस जन्म में यानी कि आखिरी सांस तक अब हम अपने पैरों पे चल सकते हैं। इतनी क्षमता बढ़ाने की क्षमता इस क्रियाओं में होती है। आराम से हमें करेंगे तो धीरे धीरे पूरी तरह से अपने पैरों की सभी समस्याएं जो है वो दूर हो सकती है इस क्रिया से। इसके बाद हाथों के लिए हम कुछ क्रियाएं करेंगे। पैरों को सक्षम बनाने के बाद हाथों के लिए, हाथों को सामने की ओर करना है, आधी मुट्ठी बंद करनी है, आधी मुट्ठी बंद करनी है, खोलनी है, आधी मुट्ठी बंद करनी है, खोलनी है। आराम से, कुछ भी जल्दी नहीं करनी है। जितना धीरे धीरे हम करेंगे उतना ज्यादा असर पाएंगे। इसके बाद पूरी तरह से मुट्ठियों को बंद करना है, खोलना है, मुट्ठियों को बंद करना है, खोलना है, एकदम पैक, पूरी ताकत लगा के मुट्ठियों को बंद करना है, खोलना है। हर एक क्रिया 3 से 5 बार तक हम कर सकते हैं। इसके बाद हाथों को सीधा रखना है, कलाई से हाथों को नीचे की ओर दबाना है, ऊपर करना है, कलाई में से हाथों को नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। जब यह क्रिया हम करते हैं तो इसका असर अपने शोल्डर तक यानी कि अपने कंधों तक हमें महसूस होगा। फिर कलाई में से हाथों को गोल घुमाना है एक साइड से, आराम से, कुछ भी जल्दी नहीं करनी है, धीरे धीरे गोल घुमाना। समझो अगर इस तरह से हम घुमा नहीं पा रहे हैं तो हम हाथ को इस तरह से पकड़ के कलाई में से अपने हाथ को अच्छे से हिला सकते हैं, एक साइड से दूसरे साइड से। इसके बाद कोहनी के लिए हमें कुछ क्रिया करनी है। हाथ को इस तरह से अपने भुजाओं के नीचे इस तरह से पकड़ लेना है, अपने कोहनी को थोड़ा सा फ्री रखना है और फिर हाथ को इस तरह से बेंड करना है, स्ट्रेट करना है। घुटने में से अपने कोहनी में से पैर को, हाथ को अच्छे से दबाना है और खींचना है। कोहनी में से हाथ को सीधा करेंगे, फोल्ड करेंगे। फिर दूसरे हाथ से यही क्रिया पूरी तरह से कोहनी में से सीधा करना है, बेंड करना है, सीधा करेंगे, बेंड करेंगे। इसके बाद शोल्डर पे हाथ रखने हैं, दोनों कोहनियों को आगे की ओर जोड़ना है। अब यह क्रिया अपने शोल्डर के लिए है और साथ में अपने लंग्स के लिए, अपने फेफड़ों के लिए यह क्रिया है, अपने छाती के लिए यह क्रिया है, जिससे अपने फेफड़ों की क्षमता भी बढ़ने वाली है। इसमें हमें सांसों को जोड़ना है, दोनों कोहनियों को आगे की ओर जोड़ना है और सांस लेते हुए और फिर सांस छोड़ते हुए फिर से कोहनियों को जोड़ना है। सांस लेते हुए हाथों को साइड में करना है और सांस छोड़ते हुए नजदीक करना है। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। तीन से 5 बार तक। फिर इस तरह से कोहनियों को साइड में करना है, हाथ शोल्डर पे ही रहेंगे, दोनों कोहनियों को नीचे की ओर दबाना है और इसमें फिर से हमें सांसों को जोड़ना है।
जैसे कि सांस लेते हुए अपने कोहनियों को ऊपर उठाना है, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे करना है। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। इसके बाद हाथों के कोहनियों को आगे की ओर जोड़ना है और फिर धीरे धीरे गोल घुमाना है एक साइड से, आराम से। शोल्डर में से अपने हाथों को गोल घुमाना है एक साइड से, पूरी तरह से गोल घुमाने का प्रयास करना है। दूसरे साइड से गोल घुमाएंगे आराम से। रुकना है। तो पैरों के बाद हाथों के लिए हमने कितनी क्रिया की है? 7 क्रियाएं जो पैरों की है वो अगर हमने प्रॉपर ढंग से की तो उसके पैरों की शक्ति बढ़ती है। और उसी के साथ हाथों के लिए देखो, पहले 1 नंबर की क्रिया यह थी, 2 पूरी तरह से मुट्ठी बंद करनी है, 3 कलाई में से हाथों को नीचे ऊपर करना है, 4 कलाई में से हाथों को गोल घुमाना है, 5 कोहनी में से हाथों को सीधा करना है, फोल्ड करना है, 6 आगे पीछे, 7 ऊपर नीचे और 8 कंधों में से हाथों को गोल घुमाना। तो 8 प्रकार की यह क्रियाएं अपने हाथों की शक्ति बढ़ाने के लिए लाभकारी होती हैं। ऐसे तो बहुत सारी क्रियाएं हैं कि जो अपने हाथों की और पैरों की क्षमता बढ़ाते हैं, पर ये 7 क्रियाएं पैरों की और 8 क्रियाएं हाथों की, यह बहुत लाभकारी है। हर एक जॉइंट्स को अच्छे से खोल देती है और वहां पे होने वाला ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने से उस भाग की क्षमता बढ़ती है। पैरों को और हाथों को कर्मेंद्रिय कहा गया है, जिससे हम काम करते हैं, हम स्वावलंबी होते हैं, किसी पे हम डिपेंड नहीं रहते। अगर अपने पैरों में और हाथों में शक्ति है, अगर जब पैर काम करना छोड़ देंगे तो चलना फिरना बंद हो जाएगा, तो फिर दिक्कत आ सकती है। हाथों की शक्ति कम होती है तो हम अपना खाना भी नहीं खा पाएंगे, तो भी दिक्कत आ सकती है। तो हाथों को और पैरों को सक्षम रखने के लिए, उनकी शक्ति बनाए रखने के लिए यह क्रियाएं मदद करती है। और ये सभी क्रियाएं यानी कि पैरों की और हाथों की क्रियाएं करने के लिए हमें 2-2 मिनट, लगभग 4 मिनट में हम अपने हाथों और पैरों की शक्ति बढ़ा सकते हैं। नियमित तौर से अगर सुबह या शाम को हम अच्छे से कर सकते हैं तो करने का प्रयास हम जरूर करेंगे। इसके बाद अब मध्य शरीर के लिए हमें कुछ क्रियाएं करनी है। मध्य शरीर यानी पेट, छाती और पीठ के लिए हमें यह क्रियाएं करनी है। और यह सभी क्रियाएं अपने घर के काम जो है उसमें से ली गई है। तो पहले हमें पैरों में अंतर लेना है, जितना हो सके पैरों में अंतर लेना है। फिर दोनों हाथों को अच्छे से इस तरह से बंद करना है, उंगलियों को लॉक करके, और फिर कमर में से आगे जाके कमर में से पीछे आने का प्रयास करना है। चक्की चलाना हम जिसे कहते हैं, उस तरह से। और ये दूसरी ऐसी क्रिया है जो महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। कमर दर्द कम करने के लिए, अपने शरीर को अच्छे से आकार देने के लिए यह क्रिया मदद करती है। पेट पर और कमर पे बढ़ी हुई चर्बी को कम करने के लिए यह क्रियाएं बहुत लाभकारी होती है। चक्की चलाना एकदम धीरे धीरे, आगे दाएं फिर पीछे फिर बाएं, इस तरह से आने से कमर को अच्छे से एक्सरसाइज मिलती है, अच्छे से हलचल मिलती है। चक्की चलाना एक 10 से लेकर 50 बार तक हम कर सकते हैं। अपने शरीर की क्षमता और अपने समय के हिसाब से हम इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं रिपीटेशन। फिर दूसरे साइड से लगभग 10 से लेकर 50 बार तक जाने का प्रयास हमें करना है। शुरू में सिर्फ हमें 10-10 बार रिपीटेशन करना है, 10 बार एक साइड से, 10 बार दूसरे साइड से। अब दोनों हाथों को इसी तरह से लॉक रखना है, लॉक बंद करके रखना है। हाथों को ऊपर लेना है, पैरों में अंतर वैसे ही रहेगा। और फिर अपने लेफ्ट साइड की ओर हमें झुकना है और फिर से ऊपर उठना है, और फिर राइट साइड की ओर झुकना है, जिससे कि अपने कमर पे अच्छे से खिंचाव महसूस होगा। लेफ्ट साइड में झुकते समय हमें सांसों को बाहर छोड़ना है, सांस लेते हुए ऊपर उठना है और सांस छोड़ते हुए फिर राइट साइड की ओर झुकना है। फिर से सांस लेते हुए ऊपर उठना है, अपने बाएं साइड में झुकना है, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए ऊपर उठना है, दाएं साइड की ओर झुकना है। जब यह क्रिया करेंगे तो यह भाग पूरी तरह से खुल जाएगा,
वहां पे होने वाला ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होना शुरू हो जाएगा। यह दूसरी क्रिया। तीसरी क्रिया, पैरों में अंतर वैसे ही रहेगा, हाथ साइड में रहेंगे, लेफ्ट हैंड राइट अपने जो टोज है, अपना पैर का अंगूठा है उसे टच करने का प्रयास करना है और फिर लेफ्ट हैंड से राइट पैर को क्रॉस करना है, जिससे अपने रीढ़ की हड्डी को अच्छे से मरोड़ मिलेगी, ट्विस्ट मिलेगा और उसकी क्षमता बढ़ेगी। पेट को मरोड़ मिलेगी, छाती के भाग को अच्छे से मरोड़ मिलेगी। लेफ्ट राइट अच्छे से करना है। यह 3 क्रिया होने के बाद अब आगे की क्रियाएं जो है वो एक तो आप इस तरह से बैठ कर भी कर सकते हो और जिन्हें पॉसिबल है वो इस तरह से बैठेंगे। कागासन इसे कहते हैं। इस पोजीशन में हमें बैठना है, ठीक है। जो भी इस स्थिति में बैठ सकते हैं वो इस स्थिति में बैठेंगे। जिन्हें बैठना नहीं हो रहा है वो सीधा बैठ सकते हैं। फिर दोनों हाथों को लॉक करना है और फिर अब सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लेना है और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे लाने हैं। यह क्रिया रीढ़ की हड्डी की क्षमता बढ़ाने वाले हैं, अपने कंधों की क्षमता बढ़ाने वाले हैं, पेट की क्षमता बढ़ाएंगी और साथ में सबसे ज्यादा अपने लंग्स पे होने वाला है, फेफड़ों पे होने वाला है, जिनकी क्षमता बढ़ाने के लिए यह क्रिया मदद करेंगी। इस तरह से लगभग 20 से 25 बार तक यह क्रिया हम कर सकते हैं, जिससे फेफड़े अच्छे से खुल जाएंगे, छाती का जो पिंजरा है उसका विस्तार अच्छे से होना शुरू हो जाता है। सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए। कपड़े धोने की यह क्रिया है। मैंने कहा था कि घर के काम के जो अलग अलग काम है उसका ही इस्तेमाल इस क्रिया में किया गया है। इसके बाद अब यह होने के बाद दोनों हाथों को सामने की ओर करना है और फिर अब छाछ निकालने की जो क्रिया है, जैसे कि एक घड़ा है उसमें छाछ है, उसमें वो रही कहते हैं वो है, और उसके बाद एक उसको रस्सी बांधी और उस रस्सी को खींचना। पुराने जमाने में इस तरह से यूज किया करते थे छाछ निकालने का काम। यह भी क्रिया अपने शोल्डर को, अपने बैकबोन को, अपने चेस्ट को अच्छे से एक्सरसाइज देता है, हलचल देता है और उसकी क्षमता बढ़ाता है। रुकना है, अच्छे से नीचे बैठ जाओ। मध्य शरीर के लिए चक्की चलाना, उसके बाद लेफ्ट साइड में राइट साइड में झुकना, फिर हाथ साइड में लेके क्रॉस करना है, लेफ्ट साइड राइट साइड। उसके बाद कपड़े धोने की क्रियाएं और उसके बाद छाछ निकालने की क्रियाएं। यह 5 क्रियाएं अपने मध्य शरीर को बहुत अच्छे से व्यायाम, अच्छे से एक्सरसाइज देगा और उसकी क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। संजीवन क्रिया में यह क्रिया बहुत लाभकारी होती है। अब इसके बाद गर्दन के लिए और गले के लिए हमें करना है। जो भाग अपने सिर को अपने शरीर से जोड़ता है उस भाग के लिए यह क्रिया है। स्पॉन्टेनियस प्रॉब्लम, थायराइड की जो प्रॉब्लम है उसे दूर करने की क्षमता भी इस क्रिया में है। अच्छे से बैठ लेना है, हेड सीधी रहेगी, आगे झुक कर नहीं बैठना है, स्ट्रेट बैठना है। अपनी तुट्ठी का भाग जो है, दाढ़ी का भाग जो उसे अपने लेफ्ट शोल्डर की तरफ ले जाने का प्रयास करना है। इस तरह से लेफ्ट साइड में देखना है। धीरे धीरे गर्दन सीधे करते हुए राइट साइड की ओर, फिर से धीरे धीरे लेफ्ट, देन राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। गर्दन को और गले को अच्छे से मरोड़ देने के लिए यह क्रिया लाभकारी होगी। यह भी क्रिया हम 3 से लेकर 5 बार तक कर सकते हैं। इसमें दूसरी क्रिया जो है, इसमें अपने दाढ़ी भाग को अपने गले से दबाने का, गले में दबाने का प्रयास करना है, अपने छाती में दबाने का प्रयास करना है, अपने तुट्ठी के भाग को, जिससे अपने थायराइड ग्लैंड्स पे अच्छे से प्रेशर आएगा, दबाव आएगा और उसकी क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। और इसी में दूसरी क्रिया जो है, इसमें हमें गर्दन को पीछे की ओर ढीला छोड़ना है, अपने चेहरे को, अपने सिर को पीछे की ओर ढीला छोड़ना है, जिससे कि गर्दन की हड्डियों पे दबाव आएगा, यानी कि आगे के भाग पे खींचा और दबाव, और पीछे के भाग यानी कि
अपनी गर्दन की हड्डियां जो उस पर खिंचाव और दबाव हमें आना शुरू होता है। देखेंगे आगे की ओर ढीला छोड़ना है गर्दन को, धीरे धीरे गर्दन सीधी करते हुए पीछे की ओर, फिर से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे। यह भी क्रिया 3 से 5 बार तक हमें दोहरानी होती है। इसके बाद फिर से अपना शोल्डर स्ट्रेट रहेगा, बैकबोन स्ट्रेट रहेगा और अपने चेहरे को बाईं ओर लेफ्ट साइड की ओर ढीला छोड़ना है, जिससे कि इस भाग पे खिंचाव महसूस होगा। फिर से गर्दन को सीधा करना है, दाईं ओर, फिर से लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ओके, गर्दन के इस क्रियाओं के बाद अभी गर्दन को हमें गोल घुमाना है, आगे लेफ्ट पीछे राइट आगे। धीरे धीरे गर्दन को गोल घुमाना है, किसी भी तरह की जल्दी ना करते हुए आराम से अपने गर्दन को गोल घुमाएंगे। एक साइड से आगे लेफ्ट पीछे राइट आगे, फिर इसी तरह से दूसरे साइड से राइट पीछे लेफ्ट आगे, राइट पीछे लेफ्ट आगे। आराम से धीरे धीरे करने का प्रयास करना है। रुकना है। देखा हमने कि पैरों की उंगलियों से लेके गर्दन तक अपने शरीर को हमने खोलने का प्रयास किया है। आसान तरीके से सभी क्रियाएं हैं, धीरे धीरे करने से ये पूरी तरह से खुल जाएंगे और अंदर होने वाला ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर वे से होना शुरू हो जाएगा। उसी के साथ प्राण प्रवाहित अच्छे से इस भागों में होता है और वहां में जो दूषित वात है वो भी बाहर निकलता है, इसीलिए इसे वात निष्कासन क्रिया भी कहा गया है। अब कुछ क्रियाएं हम खड़े होकर करने वाले हैं। जैसे कि आसनों में बताया गया है कि 4 स्थितियों में आसन किए जाते हैं, पीठ पर सोकर, पेट पर सोकर, बैठकर और खड़े होकर। तो अब हम पीठ पर सोकर कुछ क्रियाएं करेंगे जिसका असर अपने रीढ़ की हड्डी पे और खास करके अपने कमर की हड्डियों पे होने वाला है। बैठे बैठे बहुत से काम होते हैं या फिर खड़े होकर भी कुछ काम होते हैं और गलत तरीके से हम खड़े होते हैं और बैठते हैं तो उसके लिए उस कारण अपने रीढ़ की हड्डी जो है उसके बहुत सी समस्याएं हमें फेस करनी पड़ती है। तो उस समस्याओं को दूर करने के लिए, रीढ़ की हड्डी की क्षमता बढ़ाने के लिए पीठ पर सोकर कुछ क्रियाएं हमें देखनी है, वह हम करने का प्रयास करेंगे। पहले हम देख लेंगे 4 प्रकार की क्रियाएं हैं, 4 ही क्रिया हमें देखनी है और उसके बाद करनी है। सिर्फ देखने हैं अभी आपको। पीठ पर सोकर यह क्रियाएं हैं, हमें दोनों पैरों को फोल्ड करके नजदीक लेना है, दोनों हाथों को सिर के ऊपर बांध लेना है, हाथों के ऊपर अपने सिर को नहीं रखना है, सिर अपना जमीन पे ही होगा, हाथों को ऊपर की ओर रखना है, अपने सिर के ऊपर की ओर। अपने कोहनियों को अच्छे से पकड़ लेना है, लेफ्ट हैंड से राइट कोहनी को और राइट हैंड से लेफ्ट कोहनी को, यानी कि जैसे हम हाथों को बांध लेते हैं उस तरह से बांध लेना है। दोनों पैर घुटनों में से फोल्ड है, अपने दोनों पैरों की एड़ियां जो है अपने सीट को स्पर्श करेगी। यह पोजीशन प्रॉपर लेना बहुत जरूरी है। अगर योग्य ढंग से हम यह पोजीशन लेते हैं तो उसका असर भी हमें अच्छी तरीके से मिलने वाला है। इस पोजीशन के बाद अब दोनों पैरों को लेफ्ट साइड की ओर ढीला छोड़ना है, बाईं ओर ढीला छोड़ेंगे। अपने कमर के भाग को, अपने पेट के भाग को अच्छे से मरोड़ मिलती है कमर दर्द कम करने के लिए और उसी के साथ कमर पर बढ़ी हुई चर्बी को कम करने के लिए यह क्रियाएं मदद करती हैं। इसे बहुत जगहों पे मर्कटासन क्रिया भी कहा गया है। कमर को लेफ्ट साइड में, पैरों को राइट साइड में और फिर से लेफ्ट साइड में। एकदम आराम से करना है। जब आप लेफ्ट साइड में ले जाएंगे
कुछ समय रुकेंगे, फिर राइट साइड में जाएंगे और कुछ समय रुकेंगे। तो यह क्रिया 3 से 5 बार हमें करनी है। यह पहली क्रिया। दूसरी क्रिया में हमें पैरों में अंतर लेना होता है, अपने दोनों पैरों में अंतर लेना है। जितना ज्यादा अंतर ले सकते हो लेने का प्रयास करना है। जब हम पैरों में अंतर लेंगे उस समय अपने जंघाओं पे हमें खिंचाव महसूस होगा। तो इस पोजीशन में आने के बाद अपना लेफ्ट पैर जो है उसे अंदर की ओर दबाना है। राइट पैर उस समय खड़ा ही होगा, फिर लेफ्ट पैर को खड़ा करके राइट पैर को अंदर की ओर दबाना है। फिर से राइट पैर को खड़ा करना है, लेफ्ट पैर को अंदर की ओर दबाना है। यह भी क्रिया 3 से 5 बार हमें करनी है। जब हम करेंगे तो हम उसका होने वाला असर जो है देख पाएंगे। ये दूसरी क्रिया। तीसरी क्रिया में पैरों में अंतर उसी तरह से रहेगा और अब दोनों पैरों को लेफ्ट साइड की ओर ढीला छोड़ना है और फिर दोनों पैरों को राइट साइड की ओर ढीला छोड़ना है। लेफ्ट राइट आराम से करेंगे। अभी हम देखने के लिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। यह होने के बाद दोनों पैरों को जोड़ लेना है। चौथी क्रिया जो है, पैर को जोड़ा और फिर बटरफ्लाई करते उसी तरह से हमें पीठ पर सोकर बटरफ्लाई, दोनों पैरों को साइड में ढीला छोड़ना है और फिर से पैर को जोड़ना है। फिर से पैर को साइड में ढीला छोड़ेंगे, जोड़ेंगे, साइड में ढीला छोड़ेंगे और जोड़ेंगे। और इसमें लास्ट क्रिया जो है और एक क्रिया, पांचवी क्रिया हम जोड़ लेंगे, जिसमें हमें अपने कमर को जमीन से ऊपर उठाना है और धीरे धीरे जमीन पे कमर को रखना है। जितना हो सके अपने कमर को ऊपर उठाने का प्रयास करना है और कमर को जमीन से लगाने का प्रयास करना है। चलो अब हम करेंगे यह क्रियाएं। पीठ पर सोना है। पीठ पर सोने के बाद दोनों पैरों को फोल्ड कर लो, हाथों को सिर के ऊपर बांध लो। एड़ियां अपने सीट को, अपने नितंब को स्पर्श करेंगे। इस तरह से अपने पैरों को फोल्ड कर लिया है। अब दोनों पैरों को लेफ्ट साइड की ओर ढीला छोड़ो। कुछ सेकंड तक, 3 से 5 सेकंड तक रुकने का प्रयास करो। वो ट्विस्ट जो मिल रहा है, मड़ों जो मिल रही है, उस मड़ों को हमें देखना है, उसका एहसास हमें लेना है। फिर पैरों को सीधा करना है, फिर राइट साइड की ओर ढीला छोड़ना है। दोनों पैरों को, कमर को जो मरोड़ मिल रही है उसे देखने का प्रयास। फिर से पैरों को सीधा करना है, लेफ्ट, कुछ समय रुकना है, होल्ड करना है, स्ट्रेट, फिर राइट साइड की ओर, लेफ्ट एंड राइट, आराम से करना है। कमर दर्द धीरे धीरे इस क्रिया से कम होगा, रुकना है। इसके बाद पैरों में अंतर लेना है। जितना ज्यादा पैरों में अंतर ले सकते हो लेने का प्रयास करो और फिर एक एक पैर को अंदर की ओर दबाना है। लेफ्ट पैर को अंदर की ओर दबाएंगे, पैर को खड़ा करना है। राइट पैर को अंदर की ओर दबाएंगे, उसे खड़ा करेंगे। लेफ्ट राइट, एक एक पैर को अंदर की ओर दबाना है और खींचना है, ऊपर सीधा करना है। अब देखो, जब हम अंदर की ओर दबा रहे हैं तो उस समय अपने जंघाओं पे हमें खिंचाव महसूस होगा और अपने पेडू का भाग जो है, नाभि के नीचे का जो पेट का भाग है, उस पे हल्का सा खिंचाव हमें महसूस होगा। इसके बाद दोनों पैरों को सीधा ही रखना है। अब दोनों पैरों को लेफ्ट साइड की ओर ढीला छोड़ो, फिर राइट साइड की ओर, फिर लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, दोनों पैरों को साथ में लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। इसके बाद दोनों पैरों को जोड़ लो और फिर बटरफ्लाई करके उस तरह से पैरों को साइड में ढीला छोड़ेंगे, नजदीक करेंगे, ढीला छोड़ेंगे, नजदीक करेंगे। बटरफ्लाई होने के बाद कमर को ऊपर उठाना है, धीरे धीरे कमर को नीचे दबाना है। धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाना है, कुछ समय तक रुकना है और फिर धीरे धीरे कमर को नीचे दबाना है। पीठ दर्द और कमर दर्द को कम करने के लिए यह क्रियाएं लाभकारी हैं। अब पैरों को सीधा कर लो, पैरों में अंतर लेना है, हाथों में अंतर लेना है। लगभग 25 से 30 मिनट से हम अलग अलग क्रियाएं कर रहे हैं। उसकी थकान जो हमें महसूस हो रही है, उस थकान को हमें कम करना है। शवासन, पैरों में अंतर लेना है, हाथों में अंतर लेना है,
पैर को इस तरह से ढीला छोड़ो कि अपनी एड़ियां अंदर की ओर होगी, अपने पैरों के पंजे बाहर की ओर होंगे। अपने हाथों को ढीला छोड़ना है। हाथों की हथेलियां जो है वो आकाश की तरफ, छत की तरफ होगी। हल्की सी मुट्ठियां बंद कर सकते हैं। अपने गर्दन को लेफ्ट साइड में या राइट साइड में ढीला छोड़ दो, जैसे आप कंफर्ट फील करते हो उस तरह से अपने को ढीला छोड़ना है। और अब सांसों की ओर हमें ध्यान देना है। सांसों की ओर ध्यान देना है। धीरे धीरे लंबी गहरी सांसों को लेना है। धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ना है। हर बाहर निकलने वाले सांस के साथ अपने शरीर को हमें ढीला छोड़ना है। शरीर की थकान, शरीर का दर्द धीरे 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 कम होगा। विश्राम स्थिति हमें प्राप्त होगी। सभी तरह की थकान, सभी तरह का दर्द कम होगा। पूरी तरह से रिलैक्स, शांति की अनुभूति हमें प्राप्त होगी। पूरे शरीर को हमने खोला है। पूरे शरीर के हर एक जॉइंट्स को हमने हिलाया है। जो भी थकान और दर्द हम महसूस कर रहे हैं उसे कम करने का प्रयास हम शवासन स्थिति में कर रहे हैं। श्रमे जायते शवासना। जो भी श्रम हम महसूस कर रहे हैं उसे दूर करने की क्षमता शवासन में है। शरीर और मन की थकान को, दर्द को कम करने की क्षमता शवासन में है। शवासन से हमें शक्ति प्राप्त होती है, विश्व शक्ति प्राप्त होती है। विश्व को चलाने वाली जो शक्ति है वही शक्ति हमारे शरीर को चलाती है और उस शक्ति का विकास शवासन में होता है। पूरी तरह से रिलैक्स। आगे अब 2 मिनट किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की सूचनाएं आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ हमें रिलैक्स फील करना है। विश्रांति की अनुभूति हमें लेनी है। धीरे धीरे सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं। पूरी तरह से रिलैक्स, शांत, विश्राम अवस्था। धीरे धीरे हमें शवासन स्थिति छोड़नी है। थोड़ा सा अपने हाथों को और पैरों को हिलाना है। धीरे धीरे अपने पैरों को नजदीक लाना है, हाथों को नजदीक लाना है। लेफ्ट साइड में आना है। लेफ्ट साइड करवट पे आके धीरे धीरे उठकर बैठना है। बैठक स्थिति में आना है। अच्छे से बैठो। अब हम इस तरह से जो संजीवन क्रिया हमने देखी है, उस संजीवन क्रिया के बाद हमें प्राणायाम की कुछ क्रियाएं करनी है, सांसों की कुछ क्रियाएं करनी है कि जिससे हमने अपने पूरे शरीर को खोला है संजीवन क्रिया करके, शरीर संचलन करके। तो फिर अब प्राणायाम की, सांसों की कुछ क्रियाएं हमें करनी है।
आसान सी क्रियाएं हैं जो हम अपने नित्य अभ्यास में ला सकते हैं और कर सकते हैं। इसमें अब हम पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के अलग अलग तरीके हैं, लगभग 17 तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम किया जाता है, अलग अलग विधियों से भस्त्रिका प्राणायाम किया जाता है। उसमें का यही एक तरीका है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्र जैसे अपने फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए यह क्रिया मदद करेगी। कोरोना के पीरियड में बहुत से लोगों को इस क्रिया से राहत मिली है। बहुत से लोग कोरोना ने स्पर्श भी नहीं किया। इस क्रिया को अगर हम अच्छे से करते हैं तो फेफड़ों की क्षमता बहुत बढ़ेगी। ब्लड में होने वाले ऑक्सीजन की मात्रा जो है उसे बढ़ाने का काम इस क्रिया से अच्छे से होता है, और सबसे ज्यादा प्राण शक्ति को पूरे शरीर में फैलाने का काम इस क्रिया से होता है। तो हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें करना क्या है, हमें 2 बार अपने नाक से हवा को अंदर लेना है और 2 बार मुंह से हवा को बाहर डालना है। 2 बार नाक से हवा को अंदर लेना है, 2 बार मुंह से हवा को बाहर डालना है। देखेंगे रीढ़ की हड्डी फिर से सीधी होगी। अपने दोनों पैर अच्छे से पद्मासन, अगर आपको आता है पद्मासन, सिद्धासन आता है तो सिद्धासन, नहीं आता है तो सिर्फ सीधे बैठो अच्छे से दोनों पैरों को फोल्ड करके। अगर फोल्ड करके भी बैठना मुश्किल हो रहा है तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हो। अच्छे से अपने पीठ को दीवार से सीटे बैठ सकते हो अगर पीठ दर्द हो रहा है तो। सिर्फ यह क्रिया हमें 1 से 2 मिनट करनी है। पहले आपको देखना है किस तरह से करना है और फिर करने का प्रयास करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम किस तरह से करना है देखो। दो बार नाक से हवा को लेना, 2 बार मुंह से हवा को बाहर डालना है। चलो करने का प्रयास करेंगे। करना है हमें भस्त्रिका प्राणायाम का यह क्रिया। 2 बार नाक से हवा को अंदर लेना, 2 बार मुंह से हवा को बाहर डालना है। क्रिया तब तक करनी है जब तक हमें थकान महसूस ना हो। जब भी थकान महसूस होती है रुक जाना है। रुकने के बाद खुद को देखने का प्रयास करना है। जब हम रुकते हैं तो थोड़ा सा हमें चक्कर आने जैसा महसूस होगा। इसमें डरने की बात नहीं है। 2-3 बार हमने नॉर्मल ब्रीथिंग करने के बाद हम रिलैक्स हो जाएंगे, अच्छे से फिर से स्थिर हो जाएंगे। ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ाने के लिए यह क्रिया बहुत लाभकारी है। ओके, रुकेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य श्वसन होगा। खुद को देखने का प्रयास करना है। इसके बाद आगे और एक क्रिया हमें करनी है। यह भी क्रिया बहुत सारे लोगों ने दोहराई है, करके देखी है। बहुत से लोगों को इसके असर जो है बहुत अच्छे से मिले हैं। अपने शरीर और मन की क्षमता बढ़ाने के लिए यह क्रिया लाभकारी होती है। मन को शांत और स्थिर बनाती है। मन की शक्ति बढ़ाने के लिए यह क्रिया मदद करेगी। अब जो क्रिया हम करने वाले हैं उसी के साथ अपनी एनर्जी लेवल जो है उसे मेंटेन रखने के लिए, एनर्जी लेवल को हाई रखने के लिए, बढ़ा के रखने के लिए यह क्रिया मदद करती है। वर्किंग एनर्जी पावर जो है उसे बढ़ाने के लिए, यानी कि दिन भर में अपने एनर्जी जो है उसे अच्छे से रखने के लिए यह क्रिया मदद करती है। और यह क्रिया हम दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। जब भी अपने पास समय है, हम खाली बैठे हैं, उस समय यह क्रिया हम कर सकते हैं। इसमें करना क्या है हमें कि सांसों को लेना है और सांसों को लेने के बाद
कुछ समय तक अपने सांसों को अंदर की ओर होल्ड करके रखना है, रोक के रखना है, अपने छाती में, फेफड़ों में रोक के रखना है। जितनी आपकी क्षमता है उतने समय तक सांसों को रोकना है और फिर धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ना है। अभ्यंतर कुंभक की यह क्रिया है। सांसों को अंदर लेकर सांसों को अंदर रोकने का प्रयास हमें करना है। जब हम सांसों को अंदर रोकेंगे उस समय शरीर के हर एक हिस्से में यह प्राण प्रवाहित होगा, प्राण शक्ति जो है वो प्रवाहित होगी और उस शरीर के हर एक भाग को शक्ति प्रदान करेगी। शरीर के अगर किसी भी भाग में हमें तकलीफ महसूस होती होगी, जो भी शरीर का भाग हुआ है ऐसा हमें लग रहा है, उस भाग पे अगर हमने ध्यान अपना केंद्रित किया तो उस भाग की क्षमता, शक्ति बढ़ाने के लिए लाभ करती है। पेन किलर शाखा जैसा काम यस क्रिया से होगा। उसी के साथ उस भाग की शक्ति बढ़ाने में यह क्रिया लाभकारी है। जैसे कि हमारे घुटने दर्द कर रहे तो घुटनों पे ध्यान दो, कमर दर्द कर रहा है कमर पे ध्यान दो, पेट दर्द कर रहा है पेट पर, सिर दर्द कर रहा है सिर पे, पीठ पर, शोल्डर पे। शरीर के किसी भी हिस्से में अगर आपको लगता है कि आपका हार्ट जो है, हृदय जो है वो थोड़ा सा वीक हुआ है तो फिर हृदय के भाग पे ध्यान केंद्रित करो, फेफड़ों पे ध्यान केंद्रित कर सकते हो। या फिर कहीं भी दर्द नहीं है और हमें अपनी शक्ति और भी बढ़ानी है तो सिर्फ पूरे शरीर को यानी कि सिर से लेके पांव तक हमें देखना है और उस भाग प्राण शक्ति को वहां तक पहुंचाने का प्रयास करना है। आसान तरीका है, सांसों को लेना है। सांसों को लेने के बाद सांसों को अंदर की ओर रोक के रखना है, होल्ड करके रखना है। आंखें बंद होगी, खुद को देखने का प्रयास करना है। प्राण शक्ति को पूरे शरीर में हमें फैलाना है, पूरी तरह से उसे प्रवाहित करना है। जितने समय तक रुक सकते हो रुकने का प्रयास करो। रुकना अगर मुश्किल हो रहा है तो धीरे 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 सांसों को बाहर छोड़ दो। फिर से धीरे 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 सांसों को अंदर लेना है, सांसों को अंदर की ओर रोक के रखना है। पूरे शरीर पे ध्यान केंद्रित करो, पूरे शरीर में प्राण प्रवाहित करना है। रुकना मुश्किल होने पर धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ दो। ध्यान से करना है, सांसों को लेना है, सांसों को रोक के रखना है। यह क्रिया हम लगभग 3 से लेके 5 मिनट तक कर सकते हैं। रुकना है, नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य श्वसन। अब इसके बाद आखिरी क्रिया हम सीखेंगे, करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इसके बारे में हमने बनाया होगा, सुना है, देखा है। भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम जो अपने शरीर की शक्ति को बढ़ाने के लिए, ब्रेन में जो अलग अलग शक्तियां हैं उस शक्ति का विकास करने के लिए यह प्राणायाम लाभकारी है। भ्रामरी प्राणायाम के बारे में कहा गया है कि यह क्रिया जो है रात के 12 बजे करनी होती है। अगर रात के 12 बजे करना बहुत मुश्किल है तो हम सोने से पहले अगर यह क्रिया करते हैं तो सभी तरह की बीमारियों से हम दूर हो सकते हैं, चाहे डायबिटीज हो या फिर कोई भी अन्य कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, तो उस समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं भ्रामरी प्राणायाम से। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रसायन, बहुत से केमिकल बनते हैं और वही औषधियाँ, वही केमिकल अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ तंदुरुस्त बनाते हैं। तो उसे अच्छे से करने के लिए यानी कि अपने ब्रेन की शक्ति बढ़ाने के लिए, अपने शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए यह क्रिया लाभकारी है भ्रामरी प्राणायाम।
करने की विधि सामान्य है। सांसों को लेना है और सांसों के भौरे की जैसे गुंजन हमें करना है और ध्यान पूरी तरह से अपने कपाल से ऊपर का जो भाग है, सिर का जो भाग है, उस पे हमें अपना ध्यान, भ्रामरी प्राणायाम। करते रहना है। रुकना है। सामान्य श्वसन। तो अगर इसी तरह से हमने अगर अपने शरीर को, अपने मन को अगर समय देना जरूरी है और देना चाहिए, फिर से एक बार राजमाता अहिल्या योग केंद्र को धन्यवाद, जिन्होंने हमें यह अवसर दिया। नियमित तौर से संजीवन क्रियाएं और प्राणायाम की क्रिया करते रहो। स्वस्थ, निरोगी और तंदुरुस्त बनो। धन्यवाद।